जिनवू और यो मिलकर बहुत सारे डंजों को क्लियर करने लगते हैं जो कि यो ने अपने पैसों से खरीद लिए होते हैं ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स को क्लियर कर सके। और यहां हम देखते हैं उन गेट्स को क्लियर करने की वजह से जिनवू का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और उसे एक जॉब चेंजिंग क्वेस्ट चाहता है जिसे करने के लिए वो वहां से चला जाता है। और अब आगे तब यहां जिनवू उस जॉब चेंजिंग क्वेस्ट को पूरा करने के लिए शहर से दूर आ जाता है और सोचता है लेवल 4 तक पहुंचने के बाद मुझे ये क्वेस्ट मिला है। इससे पहले मैं 2 डंजों में गया हूं जिसे मैंने चाबी से खोला था और इसके अलावा मैंने पेनल्टी और अर्जेंट क्वेस्ट किया है। पर यह पहली बार है जब सिस्टर ने डायरेक्टली मुझे ये क्वेस्ट दिया है, तो क्या इसका मतलब ये बाकी सबसे अलग है? और इसमें तो मैं ये भी चूज कर सकता हूं कि मैं इसे कब स्टार्ट करना चाहता हूं, जिसका मतलब ये मुश्किल हो सकता है। तो इसका मतलब इस कस्ट के अंदर उतनी ही अच्छी स्किल्स मिल सकती हैं। तो इसीलिए अब मुझे स्ट्रांग बनने के लिए इसके अंदर जाना ही होगा। और तब जिनवू उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और तब वहां पर सामने एक गेट खुल जाता है। मैं तो अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करना भूल ही गया, पर चलो कोई बात नहीं, मैं वापस आकर उसे पूरा कर लूंगा। जहां हम देखते हैं एक ग्रेस उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं यह अपने फादर के साथ लंच पर गया होता है और वहां उसका भाई जिनसू आ जाता है। तो यहां जिनवू के अंदर पहुंचते ही उसे नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा होता है कि वो ना ही यहां पर पोशंस को यूज कर सकता है और ना ही फुल रिकवरी को, और इस झंझन को क्लियर किए बिना ना ही वो बाहर जा सकता है। तभी हम देखते हैं वहां एक नाइट आ जाता है और जिनवू अपना डैगर निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। तब जिनवू देखता है कि उसके अटैक का उस नाइट पर कोई असर नहीं होता। तब वो नाइट जिनवू पर हमला कर देता है, पर जिनवू उसके हमले को रोककर उसके दूसरे हमले को डॉज कर देता है और अपने डैगर से फिर से उस पर हमला कर देता है। पर जिनवू नोटिस करता है कि उसका डैगर उस आर्मरर को भेद नहीं पा रहा होता और तब उसे सांप के साथ अपनी लड़ाई याद आती है जिसमें उसने उस सांप के आर्मरर के मजबूत होने के कारण उसे हाथों से मार डाला था। और जिनवू यहां पर यही करने की कोशिश करने लगता है और हम देखते हैं वो उस लाइट का सिर धड़ से अलग कर देता है। मैंने तो यहां पर अपनी फैटल स्ट्राइक वेस्ट कर दी है और अब ना ही मेरी कोई इंजरी और ना ही मेरी कोई मैजिकल पावर रिकवर होगी। तो यहां हम देखते हैं योग सोच रहा होता है, तब उसके फादर उसे खाना खाने के लिए कहते हैं और उसके भाई से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं। तब जिनसुंग कहता है मैं उसी काम पर लगा हुआ हूं, पर एस रैंक हंटर मिंग बिंग यू, और चाहे ने मेरा ऑफर डिक्लाइन कर दिया है, पर इससे मेरे प्लान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इस टाइम अलग अलग कंट्रीज के हंटर्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम उन्हें पैसे देंगे तो वो जरूर आएंगे। यो मुझे पता है कि तुम भी कुछ कर रहे हो क्योंकि तुमने बहुत सारे सी रैंक गेट्स को खरीदा है, जिसका मतलब तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो। पर ध्यान रखना, अगर ये मजे के लिए है तो ये बिल्कुल सही है, और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तोतियो सोचता है मेरे भाई को नहीं पता कि जिनवू आखिर का कितना स्ट्रांग है और मैं जिनवू की स्ट्रेंथ से बहुत कुछ हासिल कर सकता हूं। तब यहां हम देखते हैं जिनवू अपने हाथों से उन नाइट्स को हरा रहा होता है, पर हम देखते हैं वो कुछ ज्यादा ही होते हैं। तभी एक मनस्टर गायब होकर उस पर हमला करने लगता है, पर जिनवू बच जाता है और कहता है तो यहां पर ऐसे मस्टर्स भी हैं जो कि स्टेल्थ की पावर को यूज कर सकते हैं, और ऊपर से तो यहां पर जादूगर भी हैं जो कि फ्लैश मैजिक यूज कर रहे हैं। आखिर का ये किस तरह की जगह है? ऐसा लग रहा है कि यहां पर मेरी सारी पुरानी बैटल्स दोहराई जा रही है। ये क्वेस्ट तो सच में मैंने जितना सोचा सा उससे भी ज्यादा हार्ड है। तो मुझे इन सबको हराने के लिए अपनी अलग अलग एबिलिटीज का यूज करना होगा। जैसे कि मैं नाइट्स को हराने के लिए स्ट्रेंथ का यूज कर सकता हूं और एसेंस को हराने के लिए परसेप्शन का। मैं बिना स्ट्रेंथ के नाइट्स पर हमला नहीं कर सकता, और अगर मेरी परसेप्शन ज्यादा कम हुई तो मैं एसेंस को भी डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। पर यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जादूगर है, क्योंकि इन्हें हराने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है और मैंने इंटेलिजेंस में ज्यादा पॉइंट्स इन्वेस्ट नहीं किए हैं, जिस वजह से मैं अपनी मैजिकल पावर को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा हूं और अब तो मैं थकता भी जा रहा हूं। पर मुझे जल्द से जल्द ये लड़ाई खत्म करनी होगी। तब हम यहां देखते हैं चोई अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड पर जाने के लिए तैयार होता है। तो यहां जिनवू सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है और उसे वहां से रिवॉर्ड्स मिलते हैं।
जिसमें हम देखते हैं जिन्वू को आर्मरर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये तो सच में बहुत लाइट वेट है। वैसे मुझे फील तो नहीं हो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि मैं लेवल अप कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ आइटम्स और कॉइन्स भी मिले हैं और अब मेरी थकान भी दूर हो गई है। तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेज पर जाना चाहिए और तब हम देखते हैं जिन्नू एक दरवाजे के पास पे पहुंच जाता है। पता नहीं इस दरवाजे के दूसरी तरफ कौन सा स्ट्रांग अपोनेंट मेरा इंतजार कर रहा है। और अब जब मैं उसे बिना हराए यहां से नहीं जा सकता, तो मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और तब वो उस दरवाजे को खोल देता है, जिसके अंदर से उसे बहुत खतरनाक ऑरा महसूस होता है। और तब वो अंदर चला जाता है। जहां देखते हैं वहां चारों तरफ मशालें जल जाती हैं और सामने एक किंग का तख्त होता है, जिसकी रखवाली के लिए एक नाइट वहां आ जाता है। तो जिन्वू सोचता है, मेरी पूरी बॉडी डर के मारे कांप रही है और मुझे यहां पर वैसा ही ऑरा महसूस हो रहा है जैसा मुझे डबल डंजो में महसूस हुआ था। तो ये है नाइट कमांडर एग्रेस द ब्लड रेड। इसका नाम तो डार्क रेड कलर में है, तो इसका मतलब इसका लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है। ये एक नाइट है जो कि खाली तख्त की रखवाली कर रहा है। पता नहीं अब इसके साथ लड़ाई में मेरा क्या हाल होगा। और तब वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं इग्रेस बहुत ज्यादा स्पीड से जिन्वू पर हमला कर देता है और जिन्वू उसके हमले से बच जाता है और सोचता है इसने तो पिलर को बड़ी आसानी से काट दिया। और तब वो जिन्वू पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और उसके पास पहुंचकर उसकी पीछे की दीवार को तोड़ देता है। तो जिन्वू सोता है, ये सिर्फ स्ट्रंग नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा तेज भी है। और तभी क्रिस जिन्वू पर हमला करके फिर से पटक देता है और उस पर फिर से हमला कर देता है। पर हम देखते हैं जिन्वू फिर से उसके हमले से बच जाता है और सोचता है इसने इतना भारी आर्मर रखा है, पर यह फिर भी इतनी तेजी से मूवमेंट्स कैसे कर पा रहा है। ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रैंग है। तो जिन्वू उस पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं उसके हमलों का एक ग्रेस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तब वो देखता है कि उसका डैगर उसके आर्मरर को चीर भी नहीं पा रहा होता और तभी ग्रेस अपनी तलवार से जिन्वू पर हमला कर देता है। पर जिन्वू अपने डैगर से उसके हमले को रोक देता है और तभी ग्रीस जिन्वू को दूर फेंक देता है। तो जिन्वू सोचता है, चाहे मैं इसकी स्पीड तक पहुंच गया हूं, पर मैं इसकी पावर का मुकाबला नहीं कर सकता और मेरा डैगर भी इसके आर्मरर के आर पार नहीं जा सकता। तो क्या मैं सच में इसे हरा पाऊंगा? ये एनिमी तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ताकतवर है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बिना डागर के हरा पाऊंगा, पर मैं इसे बस इसी तरह ही डैमेज दे सकता हूं। तब हम देखते हैं जिन्वू को खाली हाथ देखकर एग्रीज भी अपनी तलवारों को छोड़ देता है ताकि लड़ाई बराबरी की हो सके। तब यहां हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनका असिस्टेंट वू देर रात तक काम कर रहे होते हैं और तभी उन्हें हंटर चॉय का फोन आ जाता है। तब प्रेसिडेंट कहते हैं, तो क्या तुम लोग जाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। पर सबसे पहले मैं इस बात के लिए थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोग इसके लिए मान गए। मुझे तो ये मानना ही था, क्योंकि तुम बार बार मीडिया के सामने जेजू आइलैंड की बात कर रहे थे, तो इसलिए पब्लिक को वो ट्रेजेडी याद आ गई और हमें यह डिसीजन लेना पड़ा। मैं तो बस यहां पर बहती गंगा में हाथ धो रहा हूं, पर क्या वो लोग तुम्हें बाद में इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम खुद ट्रबल को ढूंढ रहे हो? मैं इसके लिए तैयार हूं, पर तुम थोड़ा ध्यान रखना। जेजू आइलैंड सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे इसके बारे में पता है। हमारा मिशन बस वापस जाकर एक छोटा अटैक करना है, ताकि हमें एनिमी की स्ट्रेंथ और साइज के बारे में पता चल सके। वो जेजू आइलैंड की थर्ड बैटल मेरे लिए अभी भी खत्म नहीं हुई है। तभी हम यहां देखते हैं इग्रेस जिन्वू पर हमला कर देता है और उसे जोर जोर से पटकने लगता है और तब उसे दीवार में पटक कर उसे जोर जोर से मुक्के मारता है। तो जिन्वू उसके हमले से बचकर सोचता है, मैं इस टाइम डिफेंस कर रहा था, पर मैंने फिर भी टेली के 500 पॉइंट्स खो दिए। शुक्र है मैंने ये आर्मरर पहन रखा है, क्योंकि अगर मैंने इसका अटैक डायरेक्टली लिया होता तो मैं अब तक मर चुका होता। इसके पास तो बिना तलवार के भी बहुत ज्यादा ताकत है। ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता, तो मुझे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होगा। तब जिन्वू अपनी स्किल को यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और इग्रेस पर हमला करने लगता है। पर हम देखते हैं इग्रेस उसके हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है। तब जिन्वू अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं वो उसे अभी भी छू नहीं पा रहा होता। और तब इग्रेस जिन्वू को लात मारकर उसे दूर फेंक देता है
और उस पर दोबारा से हमला करके उसे जमीन पर पटक देता है। और हम देखते हैं जिनवू ने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो लगातार इग्रेस पर हमला करने लगता है और उसे एक जोरदार लात मारने में कामयाब हो जाता है। पर तभी इग्री को गुस्सा आ जाता है और वो जिनवू को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। और हम देखते हैं एग्रीस जिनवू को इधर उधर पटकना भी स्टार्ट कर देता है और एक पल के लिए भी उसे खुद पर हमला करने का टाइम नहीं दे रहा होता। तब जिनवू जाकर तख्त पर गिर जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। तब इग्रेस जिनवू के पास चला जाता है और अपनी तलवार को अपने पास बुलाकर जिनवू के सिर पर हमला कर देता है। पर जिनवू अपने हाथों से उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है, मैं अभी तक हारा नहीं हूं, और उसकी तलवार को दूर फेंककर अपने डैगर से उसकी आंख पर हमला कर देता है, जिससे इग्रेस को बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिनवू इग्रेस को पकड़कर जोर से दीवार में पटक देता है और अपने डैगर को दोबारा से अपने हाथों में बुलाकर उसके गले में मार देता है। पर हम देखते हैं वो कट ज्यादा गहरा नहीं होता। तब जिनवू पूरी तरह से पागल हो जाता है और पूरी जोश से एग्रीस को मारना स्टार्ट कर देता है और अपने डैगर को उसकी गर्दन के आर पार कर देता है, जिससे हम देखते हैं वो उसे हराने में कामयाब हो जाता है। तो जिनवू सोचता है ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। मैं तो लकी था कि मैं इसे हरा पाया। ये तो स्किल, स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस तीनों में मुझसे बहुत ज्यादा आगे था। तो अगर मैंने कोई गलती की होती तो मैं अब तक मर चुका होता। और तब उसे 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से एक में उसे 1.5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। दूसरे में उसे एक रेस का हेलमेट मिलता है जो कि एस रैंक का होता है, और उसके अलावा इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो कि उसके फिजिकल डैमेज को 15 पर कम कर देंगे और उसकी वर्टिलिंग और स्ट्रेंथ को 20 पर बढ़ा देंगे। तीसरी में उसे रूलर्स हैंड्स स्टोन मिलता है जिसे तोड़कर वो एक स्किल ले सकता है। और लास्ट में उसे टेलिपकेशन स्टोन भी मिलता है। और तब जिनवू सोचता है, तो क्या ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि यह क्वेस्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे गेट खुल जाते हैं और नोटिफिकेशन में आता है कि जितनी देर तुम यहां पे टिकोगे उतने ज्यादा तुम्हें एडवांस पॉइंट्स मिलेंगे जो कि तुम्हें उतने ही हायर क्लास तक पहुंचाएंगे। तब हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे एनिमीज इकट्ठे आने लगते हैं। तो जिनवू सोचता है, अगर ये सभी लोग एग्रीज की तरह हुए तो मैं तो कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाऊंगा। पर मेरे हिसाब से ये इतने भी ताकतवर नहीं है, बस बहुत ज्यादा है। तब यहाँ हंटर चॉय और उसकी टीम जेजू आइलैंड के लिए निकल जाती है और यहाँ जिनवू उन नाइट्स के साथ लड़ते हुए सोच रहा होता है, मैं इन्हें चाहे जितनी मर्जी बार मार लूं पर ये फिर भी उन गेट से आते ही जा रहे हैं। इस क्वेस्ट में यह चीज देखी जाएगी कि मैं यहाँ पर कितनी देर टिक पाता हूँ, तो इसलिए मैं इन सब से छुप जाऊंगा। और तब वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके वहां पर छुप जाता है। पर हम देखते हैं एक दुश्मन जादू उसे ढूंढ लेता है और तब वो नाइट्स उस पर हमला कर देते हैं। तब जिनवू को उनके साथ लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझता। तब एक नाइट उसकी पीठ पर वार कर देता है जिससे जिनवू को चोट आती है। तब जिनवू उस नाइट को हराकर सोचता है, क्या मुझे यहां पर सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं, अब मेरा यहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है, तो मुझे इस टेलिपकेशन स्टोन को यूज करना ही होगा। तभी हम देखते हैं एक नाइट उसके हाथों से उस स्टोन को नीचे गिरा देता है और बाकी सारे नाइट्स मिलकर जिनवू पर हमला कर देते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।